हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर हब यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम कोशिका या सेल से संबंधित 60+ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। देखिए, सेल या कोशिका सभी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसकी थ्योरी हमने पहले ही कवर करवा दी है। अगर आप डिटेल में सेल या कोशिका टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप साइंस, पॉलिटी या संविधान, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बन सकते हैं इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका या सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 और एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया है। तो बताइए, कोशिका या सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या टैक्सोनॉमी? तो कोशिका या सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में। यहाँ पर मैंने साथ ही साथ में लिख दिया है कि कौन सा प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया था, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? हर्बर्ट, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन या रॉबर्ट हुक ने? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने 1665 में इन कोशिकाओं को खोजा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश डैश में देखकर की थी? प्याज की झिल्ली में, पतली कार्क के टुकड़े में, तालाब के जल में या कोई विकल्प सही नहीं है? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इन्हें एक पतली कार्क के टुकड़े में देखा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश डैश में की थी? तालाब के जल में, सागर के जल में, मिट्टी में या मानव शरीर में? तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं को खोजा था। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, और रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को खोजा था उन्हें मृत कोशिकाएं या डेड सेल कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल में सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं को खोजा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्मा या शुतुरमुर्ग का अंडा? तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप कहेंगे अंडाणु। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप कहेंगे स्पर्म। छठवां प्रश्न है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? जैव विकास का सिद्धांत, वंशानुगति का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत? तो इस सिद्धांत को कहा जाता है कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी, जिसे स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोशिका सिद्धांत। सातवां प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए? एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, लेमार्क, ट्रेवायरेनस
व्हिटकर और स्टेनले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी को दिया था एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। 8वां प्रश्न है, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? ऑप्शन है टी स्वान, एम स्लीडन, जे पुरकिंजे या रुडोल्फ विर्चो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने ही बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, यानी कोई भी नई सेल बनेगी तो पहले से उपस्थित सेल से ही अलग होकर बनती है। ये बात बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, विषाणु, कवक या पौधे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वायरस या विषाणु ऐसे जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं। 10वां प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? राइबोसोम्स, कोशिका झिल्ली, नाभिक या केंद्रक या डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है नाभिक यानी केंद्रक, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चित्र में देखिए, ये हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और ये हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कहीं पर भी केंद्रक नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नाभिक या केंद्रक की उपस्थिति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती। 11वां प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? कवक, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा या मोनेरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मोनेरा में पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। 12वां प्रश्न है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? माइकोसिस्टिस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या क्लोरेला। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल्स में, राइबोसोम में या न्यूक्लियस में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है न्यूक्लियस या नाभिक में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन। तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है फास्फोलिपिड की, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फास्फोलिपिड। प्लाज्मा झिल्ली किसी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। चित्र में देख लीजिए, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे बाहरी आवरण को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जबकि वहीं पर प्लांट सेल में दूसरा जो आवरण होता है यानी सबसे बाहर के अंदर वाले आवरण को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, प्लाज्मा झिल्ली मौजूद है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है, ये बात सही है। माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है, ये भी सही है। प्लाज्मा झिल्ली भी मौजूद होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित नहीं होता है, बल्कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये कथन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है या इसी को कह सकते हैं अर्ध पारगम्य होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव या केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न है,
प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या ए और बी दोनों से। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों से। 18वां प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ और जा सकते हैं? जीव द्रव कुंचन, अवसादन, विसरण या स्वेदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विसरण, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्यूजन। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक या कोशिका द्रव्य। तो जो कोशिका भित्ति होती है या सेल वॉल होती है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? लिपिड, विटामिन, सेलुलोज या प्रोटीन। तो जो पादप कोशिका होती है यानी प्लांट सेल होती है उसमें जो सेल वाल होती है या कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और पौधों से बनने वाली ज़्यादातर चीज़ों में सेलुलोज पाया जाता है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नोट में क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज नोट में भी पाया जाता है, कपड़ों में भी पाया जाता है, कागज़ में भी पाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। 21वां प्रश्न है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उससे कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को डैश 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 कहते हैं? विसरण, ऑस्मोसिस या परासरण, सक्रिय आवागमन या निष्क्रिय आवागमन। तो उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उससे कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को कहा जाता है सक्रिय आवागमन, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य या स्वतंत्र पारगम्य। तो जो सेल वॉल होती है या कोशिका भित्ति होती है उसका गुण या उसकी प्रवृत्ति होती है पारगम्य होना, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका भित्ति पारगम्य होती है और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। 23वां प्रश्न है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका और कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो देखिए, कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका और कोशिका कला दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या केंद्रिका द्रव्य। तो कोशिका का जीवित अंश कहलाता है जीव द्रव्य, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है, जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है? तो जीव द्रव्य में कोशिका के अंदर पाई जाने वाली हर चीज़ आती है, इसमें आता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीव द्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग जो भी होते हैं वो सभी के सभी पाए जाते हैं। 26वां प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.01 माइक्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो माइकोप्लाज्मा का साइज है
0.3 माइक्रोमीटर, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न है कोशिका के मूल घटक कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, उपर्युक्त सभी। तो कोशिका के मूल घटक हैं उपर्युक्त सभी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य तीनों ही पाए जाते हैं। 28वां प्रश्न है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेड ने, के.आर. पोर्टर ने, कार्ल बेंडा ने या स्पैलेंजनी ने। तो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, इसकी खोज की थी के.आर. पोर्टर ने या कीथ पोर्टर ने, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है गुणसूत्र की खोज किसने की? जोहानसन ने, वाटसन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या वाल्डेयर ने। तो गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक, केंद्रिका, जीवद्रव्य या अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है केंद्रक, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल या इसी को कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। 31वां प्रश्न है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने या हक्सले ने। तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और न्यूक्लियस कहा जाता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले इस कोशिकांग को, और इसे ही ब्रेन ऑफ सेल या कोशिका का दिमाग कहा जाता है। 32वां प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होती है? ईस्ट में, जीवाणु में, कवक में या उपर्युक्त तीनों में। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। 33वां प्रश्न है कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो श्वसन और ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं कोशिका के जिस अंग में होती हैं उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही श्वसन की प्रक्रिया होती है और इसी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा बनती है। 34वां प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? सूत्र कणिका को, लाल रुधिर कणिका को, लसिका को या लयनकाय को। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। आप में से ज़्यादातर लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, लेकिन क्योंकि हिंदी में यहाँ सभी कोशिकांगों के नाम लिखे गए हैं, इसलिए आपको ऑप्शन चूज करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सभी कोशिकांगों के नामों को याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सूत्र कणिका। अभी मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वहाँ श्वसन और ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हिंदी में सूत्र कणिका कहा जाता है। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्र कणिका दोनों याद रखने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सूत्र कणिका। 35वां प्रश्न है कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडीपी यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एपी यानी एडिनोसिन फॉस्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? प्लास्टिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, ये भी गलत है। लाइसोसोम भी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है प्लास्टिड यानी ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टिड केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और देखिए ये जो संरचनाएं आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं, इनको कहा जाता है प्लास्टिड या लवक। 37वां प्रश्न है कोशिका द्रव्य
व केंद्रिका द्रव्य मिलकर कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिलकर के प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटोप्लाज्म। 38वां प्रश्न है, कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः हैं केंद्रिका व माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक व राइबोसोम, राइबोसोम व केंद्रक, लाइसोसोम व माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्रक और राइबोसोम। 39वां प्रश्न है, कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक या जीव द्रव्य। तो कोशिका के जितने भी आंतरिक पदार्थ होते हैं उनका पाचन करने का काम करता है लाइसोसोम। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी लाइसोसोम। 40वां प्रश्न है, वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेडे ने किसकी खोज की थी? लाइसोसोम, राइबोसोम, जीव द्रव्य या केंद्रक। तो वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेडे ने खोज की थी राइबोसोम की। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी राइबोसोम। 41वां प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण ग्रह एवं कब्रिस्तान ग्रह क्रमशः हैं प्लीहा एवं अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा एवं प्लीहा, दोनों का अस्थिमज्जा, दोनों का प्लीहा। तो आरबीसी का निर्माण ग्रह होता है अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो और आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रह होता है प्लीहा या स्प्लीन। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी आरबीसी का निर्माण ग्रह है अस्थिमज्जा और आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रह है प्लीहा। 42वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 80 दिन, 150 दिन, 100 दिन या 120 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं का या आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 43वां प्रश्न है, कौन से कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय या माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली, पाचन थैली या आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं या अपनी ही कोशिका को खा जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली या पाचन थैली कहा जाता है। 44वां प्रश्न है, पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है? प्लास्टिड, रिक्तिका, कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली। तो पादप कोशिकाओं में जल, भोजन और उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करता है प्लास्टिड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 45वां प्रश्न है, कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 80%, 98%, 60% या 40%। तो कोशिका में जल की मात्रा होती है लगभग 80%। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 46वां प्रश्न है, लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? गोल्जी काय, लयन काय, सूत्रकणिका या केंद्रक। तो लाइसोसोम बनने के लिए उत्तरदायी होता है गोल्जी काय यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। गोल्जी काय में ये जो संरचनाएं होती हैं इनको कहा जाता है वेसिकल और यही वेसिकल अलग होकर के लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। इसलिए लाइसोसोम बनने के लिए उत्तरदायी है गोल्जी काय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए।